हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हेलो फ्रेंड्स, आज हम एनसीईआरटी सीरीज़ में हिस्ट्री एनसीईआरटी के चैप्टर 3 पढ़ने जा रहे हैं। तो आज हम चैप्टर 3 कवर करेंगे। तो बढ़ते हैं हम अपने इस चैप्टर में आगे। हमारा चैप्टर 3 है आरंभिक नगर, हड़प्पा की कहानी। यहाँ पे हड़प्पा की कहानी बताई जा रही है। अक्सर पुरानी इमारत अपनी कहानी बताती हैं। लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइनें बिछाई जा रही थी, तो इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पुरा स्थल मिला, जो आधुनिक पाकिस्तान में है। उन्होंने सोचा कि एक ऐसा खंडहर है जहाँ से अच्छी ईंटें मिलेंगी। यह सोचकर वे हड़प्पा के खंडहरों से हजारों ईंटें उखाड़ ले गए, जिससे उन्होंने रेलवे लाइनें बिछाईं। इससे कई इमारतें पूरी तरह से नष्ट हो गईं। उसके बाद लगभग 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा और तब पता चला कि यह खंडहर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने स्थलों में से एक है। चूँकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसलिए बाद में मिलने वाले इस तरह के सभी पुरास्थलों में जो इमारतें और चीज़ें मिली, उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया। इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ था। प्रायः पुरानी इमारतों को तोड़कर उनकी जगह पर नए भवन बनाए जाते हैं। क्या तुम्हें लगता है कि पुरानी इमारतों को सुरक्षित रखना चाहिए? यहाँ पे एक प्रश्न पूछा गया है क्लास 6 के बच्चों से। हम आगे आते हैं। हमारा अगला टॉपिक है, इन नगरों की विशेषता क्या थी? इन नगरों में से कई 2 या उससे ज़्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया। प्रायः पश्चिमी भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना था, तथा पूर्वी हिस्सा बड़ा था लेकिन यह निचले इलाके में था। ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा था और निचले हिस्से को निचला नगर कहा था। दोनों हिस्सों की 4 दीवारी पक्की ईंटों की बनाई जाती थी। तो देखिए, यहाँ पे समझाने जैसा कुछ भी नहीं है, ये आपको पढ़ने पे बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा। ये नगर आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांतों, भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब प्रांतों में मिले हैं। इन सभी स्थलों से पुरातत्वविदों की अनोखी वस्तुएं मिली हैं, जैसे मिट्टी के लाल बर्तन जिन पर काले रंग के चित्र बने थे, पत्थर के बाट, मुहरे, मनके, तांबे के उपकरण और पत्थर के लंबे ब्लेड आदि। इसके बारे में डिटेल में हम क्लास 11 की एनसीईआरटी में पढ़ेंगे, फाइन आर्ट्स की, और वहाँ पे हम इसको डिटेल में समझेंगे। इसकी ईंटें इतनी अच्छी पकी थी कि हजारों सालों के बाद आज तक उनकी दीवारें खड़ी रहीं। दीवार बनाने के लिए ईंटों की चिनाई इस तरह से करते थे जिससे कि दीवारें खूब मजबूत रहें। कुछ नगरों के नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई थी। मिसाल के तौर पर मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था। तो देखिए, यहाँ पे एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था। तो एक क्वेश्चन बनाया जा सकता है यहाँ से कि खास तालाब, प्राचीन सभ्यता में खास तालाब का संबंध किस सभ्यता से है? तो इसे हमें ध्यान रखना है कि मोहनजोदड़ो की ये खास बात है, यहाँ पे जो स्पेसिफिक करके बताया गया है, तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नानागार कहा है। इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। इस सरोवर में 2 तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनाई गई थी और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। इसमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था। उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। शायद यहाँ विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान किया करते थे। देखिए, ये 4700 साल पुरानी बात है। आप सोच सकते हैं कि उस समय उन लोगों का आर्किटेक्चर कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, कितनी मतलब बारीकी से चीज़ों को ये बनाते थे जो हम आज के समय में करते हैं। तो हम समझ सकते हैं, इस बात से इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि तब के लोग भी को मतलब बहुत ही जानकार लोग थे। उन्हें हर चीज़ की जानकारी थी, उन्हें पता था। आगे बढ़ते हैं हम। कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले हैं, जहाँ संभवतः यज्ञ किए जाते होंगे। तो देखिए, यहाँ पे इस बात का ध्यान रखिएगा कि अग्निकुंड के जो साक्ष्य मिले हैं वो हमें कालीबंगा, लोथल और अन्य नगरों में मिले हैं। तो इसमें 2 नाम दिया गया है, कालीबंगा और लोथल, तो इसे हम याद रखेंगे।
हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं। तो जो कुछ नगर है वहाँ पे बड़े भंडार गृह भी मिले हैं जहाँ पर लोग अपने खाद्य सामग्री का संग्रहण करते होंगे। तो जो वहाँ पे देखिए नाम क्या दिया जा रहा है, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल जैसे बड़े नगरों में। तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। देखिए यहाँ पे हमें मानचित्र में दिखाया जा रहा है कि उपमहाद्वीप के जो आरंभिक नगर थे वो कैसे थे। ये हमारी जो सिंधु नदी जाती है, ये सिंधु नदी होकर जाती है। यहाँ पे हमारा मोहनजोदड़ो था, चंदहुदड़ो, धौलावीरा, सुरकोतदा, लोथल ये रहा हमारा। फिर इधर ये कालीबंगा, राखीगढ़ी और ये रहा हमारा हड़प्पा सभ्यता। तो सोतकाकोह एक ये है। अभी इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे चैप्टर में, पर ये जो मैपिंग में ये सारी चीज़ें दिखाई जा रही हैं, इन्हें आप ध्यान रखिएगा कि मैपिंग में ये कहाँ कहाँ हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये देखिए जिसके बारे में बात की जा रही थी, महान स्नानागार, हमने बात किया था यहाँ पे। हाँ, महान स्नानागार के बारे में जो हमने बात किया था यहाँ पे, ये रहा महान स्नानागार। ये हमें कहाँ मिला था, मोहनजोदड़ो में। तो इसके बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। यही है वो महान स्नानागार। देखिए ये कितनी बारीकी से इसको बनाया गया है। ये देखिए इसकी साइज़ जैसे आज के समय में स्विमिंग पूल वगैरह आप लोग देखते हैं, थोड़ा सा उससे मतलब इसकी तुलना की जा सकती है। और कितनी मतलब बहुत खूबसूरती के साथ इसको बनाया गया है। हमको इससे ये चीज़ तो समझ में आती है कि उस समय के लोगों का आर्किटेक्चर भी बहुत अच्छा रहा होगा, तभी वो ऐसी चीज़ों को डिज़ाइन कर सकते थे, डिज़ाइन कर पाते थे कि पानी का निकास कैसे होगा। और देखिए आज जैसे नल की व्यवस्था है कि कुएं से पानी खींच के भरने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, पर उस समय लोग कुएं से पानी खींच कर भरते थे, उसमें इतनी सुविधा नहीं हुआ करती थी। पर बाकी इन सारे स्ट्रक्चर्स को देखकर आप ये देखिए, जैसे सीढ़ी नुमा स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाया जा रहा है, तो इससे हमें समझ में आता है कि तब के लोग भी काफ़ी जानकार थे। फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये देखिए ये जो ईंटें दिखाई दे रही हैं आपको, ये सब ईंटें बिल्कुल जैसे लगता है कि जैसे हमारी आज की ईंटें हैं, बिल्कुल वैसे ही दिख रही हैं। हड़प्पा के नगरों में ईंटों की चिनाई, भवन, नाले और सड़कें। अब ये हड़प्पा सभ्यता के जो भवन थे, नाले थे, सड़कें थे, उसके बारे में बताया जा रहा है यहाँ पे कि उसमें क्या विशेषताएं थी। इन नगरों के घर आमतौर पर 1 या 2 मंजिलों के होते थे, जैसे आज के समय पे हमें मिल जाते हैं गाँव में, शहरों में। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। अधिकांश घरों में एक अलग स्नानागार होता था और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। जिन लोगों के यहाँ जो मतलब गांव से बिलोंग करते हैं और जिनके यहाँ आज भी पुराने घर होंगे, वो इस बात को बहुत अच्छे से समझते होंगे। कई नगरों में ढके हुए नाले थे। सोचिए ढके हुए नालियाँ, ये उनकी मतलब उस सभ्यता का कितना अच्छा एग्जाम्पल है कि वो लोग सफाई के लिए भी कितना मतलब क्या कहेंगे, जैसे डेस्परेट रहते थे हर एक चीज़ को लेके। उनकी जो बनावट थी और उनका जो आर्किटेक्चर था, सफाई को लेके हर तरफ से वो संपूर्ण थे। इन्हें सावधानी से सीधी लाइन में बनाया जाता था। हर नाली में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके। अक्सर घरों की नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था, जो बाद में बड़े नालों में मिल जाती थी। नालों के ढके होने के कारण इनमें जगह जगह पर मेन होल बनाए गए थे, जिनके जरिए इनकी देखभाल और सफाई की जा सके। घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ ही किया जाता था। तो ये लोग भी तब योजनाबद्ध तरीके से घर का निर्माण करते थे। देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है कि यहाँ पर वर्णित घरों और पिछले अध्याय में वर्णित घरों में तुम्हें क्या अंतर दिखाई देता है, कोई 2 अंतर बताओ। तो यहाँ पे अंतर पूछा गया है। देखिए नगरीय जीवन, हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती होगी। यहाँ पर ऐसे लोग रहते होंगे जो नगर की खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते होंगे। जैसे आज हमारे
आर्किटेक्चर्स हुआ करते हैं जिनसे हम लोग घर का डिजाइन वगैरह करवाते हैं, ये उनकी बात हो रही है। ये संभवतः यहाँ के शासक थे। यह भी संभव है कि ये शासक लोगों को भेजकर दूर दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीज़ें मंगवाते थे। शायद शासक लोग खूबसूरत मनकों तथा सोने चांदी से बने आभूषणों जैसी कीमती चीज़ों को अपने पास रखते होंगे। इन नगरों में लिपिक भी होते थे जो मुहरों पर तो लिखते ही थे और शायद अन्य चीज़ों पर भी लिखते रहे होंगे जो बच नहीं पाई हैं। इसके अलावा नगरों में शिल्पकार स्त्री पुरुष भी रहते थे जो अपने घरों या किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीज़ें बनाते होंगे। लोग लंबी यात्राएं भी करते थे और वहां से उपयोगी वस्तुएं लाते थे और साथ ही लाते थे सुदूर देशों के किस्से, कहानियाँ। मिट्टी से बने कई खिलौने भी मिले हैं जिनसे बच्चे खेला करते होंगे या खेलते होंगे। जैसे ये देखिए, एक खिलौने जैसा जो हमें आकृति यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये ऐसा कल्पना किया जाता है कि ये जो चीज़ें हैं, ये जो आकृतियाँ हमें मिली हैं साक्ष्य में, इससे बच्चे खेला करते होंगे। मिट्टी के खिलौने हैं और तब के लोग यात्राएं भी करते थे और जहाँ पे जाते थे वहाँ से वहाँ की जो प्रसिद्ध चीज़ें होती थी वो लाते होंगे, वहाँ से कुछ किस्से कहानियाँ लाते होंगे। ये सारी बातें की जा रही है। ऊपर मोहनजोदड़ो की एक सड़क और उसमें बना नाला, ऊपर एक कुआं, बाई और नीचे हड़प्पा की एक मुहर, ये हड़प्पा की मुहर। इस मुहर के ऊपर के चिन्ह एक खास लिपि में है। उपमहाद्वीप में पाए गए लेखन का यह प्राचीनतम उदाहरण है। विद्वानों ने इसे पढ़ने की कोशिश की, लेकिन अभी तक यह पता नहीं चला कि इसका अर्थ क्या है। दाईं ओर नीचे पकी मिट्टी के खिलौने, ये पकी मिट्टी के खिलौने हैं। ये मुहर है जिसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सकता। ये जो लिपि है ये अभी तक डिकोड नहीं हो पाई है। और ये सड़क है, ये कुआं है। नगर और नए शिल्प। आओ अब कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में अध्ययन करें जो हड़प्पा के नगरों से प्राप्त हुई है। पुरातत्वविदों को जो चीज़ें वहाँ मिली हैं उनमें अधिकतर पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसी धातुओं से बनाई गई थी। तांबे और कांसे से औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। तो तब के लोग भी सोने और चांदी के गहने बनाते थे और बर्तन भी बनाते थे। जैसे आज के समय में हमारे यहाँ चांदी के बर्तन मिलते हैं, सोने के और चांदी के गहने मिलते हैं, तब के लोग भी ऐसे बनाते थे। यहाँ मिली सबसे आकर्षक वस्तुओं में मनके, बाट और फलक हैं। तो यहाँ पे देखिए, हमें एक चीज़ ध्यान में रखना है कि हड़प्पा सभ्यता से जो हमें नगरों से जो सबसे आकर्षक वस्तुएं मिली हैं वो क्या हैं? मनके, बाट और फलक। ये देखिए, पत्थर के बाट देखो कितने ध्यान से और उपयुक्त तरीके से इन बाटों को बनाया गया है। इन्हें चर्ट पत्थर से बनाया गया था। इन्हें शायद बहुमूल्य पत्थर और धातुओं को तौलने के लिए बनाया गया होगा। तो ये जो देख रहे हैं आप पिक्चर में, इमेज में, ये बाट है। जैसे हमारे यहाँ आजकल आप लोग देखते होंगे, जब हम सब्जियां वगैरह लेने जाते हैं तो दुकानदार ऐसे तराजू पे अपनी बटखरा वगैरह किलो के हिसाब से रखते हैं। वो जो पत्थर के होते हैं, 1 किलो के, आधे किलो के, मतलब 500 ग्राम के, 1 केजी के, 2 केजी के, ऐसे। तो पहले ये ऐसे हुआ करते थे, ये ऐसे बनाते थे। और यहाँ पे देखिए बताया गया है कि इन्हें शायद बहुमूल्य पत्थर और धातुओं को तौलने के लिए बनाया जाता था। तो इनका उपयोग बहुमूल्य पत्थर जो होते थे, जैसे कोई भी इनकी बहुमूल्य पत्थर हो गए, धातु हो गए, जैसे सोना चांदी हुआ, इन्हें तौलने के लिए बनाया गया था। तो यहाँ पे जो बाट की बात हो रही है, ये वही बाट है। हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मुहरें बनाते थे। तो ये हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो पत्थर की मुहर बनाते थे। इन आयताकार मुहरों पर सामान्यतः जानवरों के चित्र मिलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे, तो जो हमें आगे देखने के लिए मिलेगा। अध्याय 2 में तुमने जिन गांवों के बारे में पढ़ा है वहाँ भी धातु का उपयोग होता था। क्या वे पत्थर के बाट बनाते थे? तो हमने जब चैप्टर 2 पढ़ा था तो उसमें हम ऐसा कुछ पत्थर के बाट जैसा तो कुछ नहीं पढ़े थे, वहाँ पे ऐसा कुछ था नहीं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। संभवतः 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़ों के अवशेष, चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले हैं। पकी मिट्टी तथा फेयंस से बनी तकलियाँ सूत कताई का संकेत देती हैं। तो उस समय जो है कि सूत की कताई वगैरह का संकेत हमको मिलता है, जो भी साक्ष्य मिले हैं उनके आधार पर।
यहाँ देखिए मध्य में बाएं मन के इनमें से कई कार्नेलियस पत्थरों से बनाए गए थे। पत्थरों को काटकर तराशकर मन के बनाए गए। इनके बीच छेद किए गए ताकि धागा डालकर माला बनाई जा सके। ये रहा। मध्य में दाएं पत्थर के धारदार फलक हैं। नीचे कढ़ाईदार वस्त्र। एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की पत्थर से बनी मूर्ति जो मोहनजोदड़ो से मिली थी, उसमें उसे कढ़ाईदार वस्त्र पहने दिखाया गया है। ये एक व्यक्ति हैं, इनका ये जो वस्त्र है ये कढ़ाईदार है, जो पत्थर पे ही बना हुआ है और उस पर कढ़ाई की गई है। ये जो आप देख सकते हैं, इनकी बात की जा रही है। ये सारी चीज़ें हमें साक्ष्य में प्राप्त हुई हैं। इनमें से अधिकांश वस्तुओं का निर्माण विशेषज्ञों ने किया था। विशेषज्ञ उसे कहते हैं जो किसी खास चीज़ को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेता है, जैसे पत्थर तराशना, मनके चमकाना या फिर मोहरों पर पच्चीकारी करना आदि। ये जो हमने अभी पीछे पिक्चर देखा था उसी के बारे में है कि चित्र की मूर्ति का चेहरा कितने आकर्षक ढंग से बनाया गया है और उसकी दाढ़ी कितनी अच्छी तरह दर्शाई गई है। यह किसी विशेषज्ञ मूर्तिकार का ही काम हो सकता है। हर व्यक्ति विशेषज्ञ नहीं हो सकता था। हमें यह पता नहीं है कि क्या सिर्फ पुरुष ही ऐसे कामों में प्रशिक्षण हासिल करते थे या फिर केवल महिलाएं ही। शायद कुछ महिलाएं और पुरुष दोनों ही इस काम में दक्ष थे। तो देखिए, मैंने हम जब हिस्ट्री पढ़ना शुरू किए तभी हमने बताया था कि जो भी हमें इतिहास के बारे में हम जो पढ़ते हैं वो एक कल्पना के आधार पर पढ़ते हैं। जो हमें साक्ष्य मिलते हैं हम उसी के आधार पर चीज़ों को निर्धारित करते हैं। तो इसका कोई लिखित साक्ष्य नहीं है कि जो भी यहाँ पे लिखा हुआ हर एक चीज़ 100% सही है। वो सारी चीज़ें साक्ष्य के ऊपर आधारित होती हैं। जो अभी हम पढ़ रहे थे ये इनकी बात की जा रही है कि इन्हें बनाने के लिए कोई विशेषज्ञ ही रहा होगा, पर अभी इसकी जानकारी नहीं है कि विशेषज्ञ सिर्फ पुरुष ही हुआ करते थे या महिलाएं भी होती थी। बढ़ते हैं हम आगे। फेयंश। पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पर पाए जाते हैं, लेकिन फेयंश को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है। तो मतलब ये तो पता है पत्थर और शंख प्राकृतिक है और ये कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है। बालू या स्फटिक पत्थरों के चूड़ को गोंद में मिलाकर उनसे वस्तुएं बनाई जाती थी। उसके बाद उन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। इस चिकनी परत के रंग प्रायः नीले या हल्के समुद्री हरे रंग के होते थे। फेयंस के मनके, चूड़ियाँ, बाले और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। तो ये रहा फेयंस, जिससे ये सारी चीज़ें बनाई जाती थी। बढ़ते हैं हम आगे। कच्चे माल की खोज में। कच्चा माल उन पदार्थों को कहते हैं जो या तो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं या फिर किसान या पशुपालक उनका उत्पादन करते हैं, जैसे लकड़ी या धातुओं के अयस्क। प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल है। इनसे फिर कई तरह की चीज़ें बनाई जाती हैं। मिसाल के तौर पर किसानों द्वारा पैदा किए गए कपास को कच्चा माल कहते हैं, जिससे बाद में कताई बुनाई करके कपड़ा तैयार किया जाता है। हड़प्पा में इन लोगों को कई चीज़ें वहीं मिलती थी, लेकिन तांबा, लोहा, सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थरों जैसे पदार्थों का वे दूर दूर से आयात करते थे। तो कुछ चीज़ें तो हड़प्पा सभ्यता के लोगों को वहीं मिल जाती थी, पर कुछ चीज़ें जैसे स्पेसिफिक यहाँ पे नाम बताया गया है इनका वो दूर से आयात किया करते थे। तो इस बात को आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा। ये देखिए कुछ खिलौने जैसे ही आपको चित्र दिखाई दे रहा है। चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह कैसे ले जाया जाता था, एक प्रश्न पूछा गया है। इन चित्रों को देखो, एक खिलौना है और दूसरी एक मुहर। ये मुहर है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है। क्या तुम बता सकते हो कि हड़प्पा के लोग यातायात के लिए किन साधनों का प्रयोग करते थे? तो यहाँ पे भी एक प्रश्न पूछा गया है और आप इसको सोचिएगा ज़रूर। पढ़ते हैं हम आगे। हड़प्पा के लोग तांबे का आयात संभवतः आज के राजस्थान से करते थे। यहाँ तक कि पश्चिम एशियाई देश ओमान से भी तांबे का आयात किया जाता था। कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु टिन का आयात आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक और बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। इन सारी चीज़ों का जो आयात होता था वो कहाँ से किया जाता था, ये भी हमें साक्ष्य के ही आधार पर पता है। नगरों में रहने वालों के लिए भोजन। नगरों में रहने वालों के लिए भोजन। लोग नगरों के अलावा गांव में भी रहते थे। वे अनाज उगाते थे और जानवर पालते थे। किसान और चरवाहे ही शहरों में रहने वाले शासकों
लेखकों और दस्तकारों को खाने के सामान देते थे। पौधे के अवशेषों से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग गेहूँ, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। तो जो हमें साक्ष्य मिले हुए हैं पौधों के, जो अवशेष मिले हैं, उन्हीं से पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग इन सारी चीज़ों का खेती किया करते थे, इन सारी चीज़ों की, जिसमें से गेहूँ, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों। तो सोचिए वो लोग कितने सभ्य थे और कितना उनका कृषि भी कितना आगे था। हम ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकते हैं कि वो आज से कई हज़ार साल पहले की बात है तो वो हमारे जितने सभ्य नहीं रहे होंगे या हमारे जितने उनको जानकारियाँ नहीं रही होंगी। इस चैप्टर को पढ़ के साफ पता चल रहा है कि उनके पास उनके पास जो जानकारियाँ थी उसमें कहीं से कोई कमी नहीं थी, वो हर चीज़ जानते थे। ये देखिए, एक आपको चित्र दिख रहा होगा हल के समान, बच्चों का खिलौना हल। आज हम चलाने वाले ज़्यादातर किसान पुरुष होते हैं। हमें ज्ञात नहीं है कि क्या हड़प्पा में भी यही प्रथा थी। तो ये हमें देखिए नहीं पता है कि हड़प्पा में जो हल चलाते थे वो सिर्फ पुरुष ही चलाते थे कि महिलाएं भी चलाती थी, क्या था क्या नहीं था, इसका कोई ऐसा लिखित साक्ष्य नहीं प्राप्त हुआ है जिससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं। हाँ, लेकिन कुछ चीज़ें हमें वहाँ से मिली हैं जिससे हम चीज़ों को जोड़ने की कोशिश करते हैं और उन्हीं साक्ष्यों के आधार पे चीज़ों को जोड़कर हम ये कहानी तैयार करते हैं। ज़मीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग एक नई बात थी। हड़प्पा काल के लोग हल तो नहीं बच पाए हैं क्योंकि वे प्रायः लकड़ी के बनाए जाते थे, लेकिन हल के आकार के खिलौने मिले हैं। इस क्षेत्र में बारिश कम होती थी, इसलिए सिंचाई के लिए लोगों ने कुछ तरीके अपनाए होंगे। संभवतः पानी का संचय किया जाता होगा और ज़रूरत पड़ने पर उससे फसलों की सिंचाई की जाती होगी। हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, भेड़ और बकरियां पालते थे। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि हड़प्पा के लोग क्या पालते थे, गाय, भैंस, भेड़ और बकरियां। देखिए यहाँ कुत्ते का जरा भी जिक्र नहीं हुआ है। हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, भेड़ और बकरियां पालते थे। बस्तियों के आसपास तालाब और चारागाह होते थे, लेकिन सूखे महीनों में मवेशियों के झुंड को चारा पानी की तलाश में दूर दूर तक ले जाया जाता था। वे बेर जैसे फलों को इकट्ठा करते थे, मछलियां पकड़ते थे और हिरण जैसे जानवरों का शिकार करते थे। गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण। तो गुजरात में जो हड़प्पा कालीन नगर थे उनका उनका निरीक्षण दिया जा रहा है यहाँ पे, उनके बारे में बताया जा रहा है। कच्छ के इलाके में खदीर बेत के किनारे धौलावीरा नामक नगर बसा था। वहाँ साफ पानी मिलता था और ज़मीन उपजाऊ थी। जहाँ हड़प्पा सभ्यता के कई नगर 2 भागों में विभक्त थे, वहीं धौलावीरा नगर को 3 भागों में बांटा गया था। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन बनाया जा सकता था कि कौन सी सभ्यता थी जहाँ पे नगरों को 3 भागों में बांटा जाता था। तो हम देखिए आमतौर पर पढ़ते हैं, हम इन फाइन आर्ट की एनसीईआरटी भी पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी 2 नगरों का जिक्र किया गया है, एक ऊंचा और एक निचला दुर्ग जो है। लेकिन यहाँ पे देखिए 3 भागों में बांटने की बात की गई है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि धौलावीरा नगर है जहाँ पर नगर को 3 भागों में बांटा गया है। इसके हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवार बनाई गई थी। इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। इस नगर में एक खुला मैदान भी था जहाँ सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। यहाँ मिले कुछ अवशेषों में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थरों में पाया गया है। इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी में जड़ा गया था। यह एक अनोखा अवशेष है क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लेख मुहर जैसी छोटी वस्तुओं पर पाए जाते हैं। तो ये जो अनोखा अवशेष यहाँ पे जो बात की जा रही है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है कि लकड़ी में जड़ा गया था। यह एक अनोखा अवशेष है। इसे आप ध्यान रखिएगा कि कुछ अवशेषों में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थरों में खुदा गया है। तो कुछ अवशेष जो है वहाँ पे जो हमें प्राप्त हुए हैं उसमें हड़प्पाई जो लिपि थी उसको पत्थरों में खुदा गया है और इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी में जड़ा गया था। यह एक अनोखा अवशेष है क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लेख मुहर जैसी छोटी वस्तुओं पे होते थे। तो हमने जो पीछे देखा था मुहर पे हड़प्पाई लिपि थी जिसको भी डिकोड नहीं किया जा सका है, तो वही हड़प्पाई लिपि यहाँ पे पत्थरों पे लकड़ियों पे जड़ा गया है। फिर देखिए गुजरात के खंभात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की एक उपनदी के किनारे बसा लोथल नगर ऐसे स्थान पर बसा था
जहाँ कीमती पत्थर जैसा कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। यह पत्थरों, शंखों और धातुओं से बनाई गई चीज़ों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। तो देखिए क्वेश्चन ऐसा बनाया जा सकता है कि पत्थरों, शंखों और धातुओं से बनाई गई महत्वपूर्ण चीज़ों का जो केंद्र था वो कहाँ पे था, और आपको 3-4 ऑप्शन दिया जा सकता है। तो आप ध्यान रखिएगा कि गुजरात का जो लोथल है ये वहाँ पे वो ये जो केंद्र है ये लोथल में था। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। इस नगर में एक भंडार गृह भी था। इस भंडार गृह से कई मुहरे और मुद्रांकन या मुहरबंदी गीली मिट्टी पर दबाने से बनी उनकी छाप मिले हैं। तो इस भंडार गृह से कई मुहरे और मुद्रांकन या मुहरबंदी मिले हैं। तो देखिए अगर यहाँ पे प्रश्न बनाया जाए कि मुहरे, मुद्रांकन या मुहरबंदी कहाँ से मिले हैं, तो इसका भी आंसर लोथल ही होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। लोथल का बंदरगाह, यह बड़ा तालाब लोथल का बंदरगाह रहा होगा, जहाँ समुद्र के रास्ते आने वाली नावें रुकती थी। संभवतः यहाँ पर माल चढ़ाया उतारा जाता होगा। तो ये भी एक अनुमान लगाया जा रहा है कि ये लोथल का जो है बंदरगाह होगा, जहाँ पे नावें रुकती होंगी और यहीं से जो माल का आयात और निर्यात होता था, तो यहीं से लोडिंग अनलोडिंग होती रही होगी। यहाँ पर एक इमारत मिली है जहाँ संभवतः मनके बनाने का काम होता था। पत्थर के टुकड़े, अधबने मनके बनाने वाले उपकरण और तैयार मनके भी यहाँ मिले हैं। तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। मुद्रा, मुहर और मुद्रांकन या मुहरबंदी जो हमने पढ़ी है पीछे। मुहरों का प्रयोग सामान से भरे उन डिब्बों या थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता होगा जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था। थैले को बंद करने के बाद उनके मुहानों पर गीली मिट्टी पोतकर उन पर मुहर लगाई जाती थी। मुहर की छाप को मुहरबंदी कहते हैं। जैसे आज के समय में जैसे किसी चीज़ को पैक कर दिया जाता है, तो पैक करने के बाद कभी कभी सील लगा दी जाती है, तो यहाँ पे मिट्टी की छाप लगाई जाती थी, तो उसी को मुहरबंदी कहते हैं। अभी पूछा, अगर एक क्वेश्चन बन जाए एक लाइन का कि मुहरबंदी क्या है, तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि थैले को बंद करने के बाद उनके मुहानों पर गीली मिट्टी पोतकर उन पर मुहर लगाई जाती थी, उसी को मुहरबंदी कहते हैं। तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। अगर यह छाप टूटी हुई नहीं होती थी तो यह साबित हो जाता था कि सामान के साथ छेड़छाड़ नहीं हुई है। आज भी मुहर का प्रयोग होता है। पता लगाओ कि मुहरों का उपयोग किस लिए किया जाता है। एक ही प्रश्न पूछा गया है। फिर देखिए, सभ्यता के अंत का रहस्य। यहाँ पे बताया जा रहा है कि सभ्यता के अंत का क्या रहस्य था, आखिर ये सभ्यता समाप्त कैसे हो गई। लगभग 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। अचानक लोगों ने इन नगरों को छोड़ दिया। लेखन, मुहर और बाटों का प्रयोग बंद हो गया। दूर दूर से कच्चे माल का आयात काफ़ी कम हो गया। मोहनजोदड़ो में सड़कों पर कचरे के ढेर बनने लगे। जल निकास प्रणाली नष्ट हो गई और सड़कों पर ही झुग्गी नुमा घर बनाए जाने लगे। यह सब क्यों हुआ, कुछ पता नहीं। कुछ विद्वानों का कहना है कि नदियाँ सूख गई थी, अन्य का कहना है कि जंगलों का विनाश हो गया था। इसका कारण ये हो सकता है कि ईंटें पकाने के लिए ईंधन की ज़रूरत पड़ती होती। इसके अलावा मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों से चारागाह और घास वाले मैदान समाप्त हो गए होंगे। कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई, लेकिन इन कारणों से यह स्पष्ट नहीं हो पाता है कि सभी नगरों का अंत कैसे हो गया, क्योंकि बाढ़ और नदियों के सूखने का असर कुछ ही इलाकों में हुआ होगा। ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया। जो भी हुआ हो, परिवर्तन का असर बिल्कुल साफ दिखाई देता है। आधुनिक पाकिस्तान के सिंध और पंजाब की बस्तियां उजड़ गई थी। कई लोग पूर्व और दक्षिण के इलाकों में नई और छोटी बस्तियों में जाकर बस गए। इसके विकास 1400 साल बाद नए नगरों का विकास हुआ। इनके लगभग 1400 साल बाद नए नगरों का विकास हुआ। इनके बारे में हम अध्याय 5 और 8 में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे कोई भी किसी भी बात को विद्वान मतलब प्रूफ के साथ नहीं बताते हैं, पर हाँ एक अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ऐसी ऐसी बातें हुई होंगी जिसकी वजह से इस सभ्यता का अंत हुआ होगा। फिर हम आगे आते हैं। अन्यत्र अपने एटलस में मिस्र ढूंढो। नील नदी के आसपास वाले इलाकों को छोड़कर
मिस्र का अधिकांश भाग रेगिस्तान है। लगभग 5000 साल पहले मिस्र में शासन करने वाले राजाओं ने सोना, चांदी, हाथी दांत, लकड़ी और हीरे जवाहरात लाने के लिए अपनी सेनाएं दूर दूर तक भेजी। उन्होंने बड़े बड़े मकबरे बनवाए जिन्हें पिरामिड के नाम से जाना जाता है। तो पिरामिड का सीधा सा कनेक्शन मिस्र से ही, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। राजाओं के मरने पर उनके शवों को इन्हीं पिरामिडों में दफनाकर सुरक्षित रखा जाता था। इन शवों को मम्मी कहा जाता था। उनके शवों के साथ और भी अनेक चीज़ें दफनाई जाती थी। इनमें खाद्यान्न, पेय, वस्त्र, गहने, बर्तन, वाद्य यंत्र, हथियार और जानवर शामिल हैं। कभी कभी शव के साथ उनके सेवक और सेविकाओं को भी दफना दिया जाता था। दुनिया के इतिहास में शव को दफनाने की परंपरा को देखते हुए मिस्र में सबसे ज़्यादा धन दौलत खर्च किया जाता था। तो यहाँ पे देखिए, ये चीज़ तो काफ़ी फेमस है। द मम्मी मूवीज़ वगैरह भी हैं, द मम्मी करके। तो पता है कि मम्मी का कनेक्शन कहाँ से है, मम्मी क्या है, मिस्र से ही सीधा सीधा कनेक्शन है इसका। और यहाँ से साफ पता चल रहा है कि शव को जो दफनाने की परंपरा है उसमें सबसे ज़्यादा अगर पैसा कहीं खर्च किया जाता है तो मिस्र में ही किया जाता है। क्योंकि वहाँ पे जब शव को दफनाया जाता है तो पिरामिड बनाया जाता है और शव के साथ काफ़ी सारी सामान दफनाई जाती है। उनका ऐसा मानना हो सकता है कि उनका ऐसा मानना हो कि इन सारी चीज़ों की ज़रूरत उन्हें मरने के बाद लगती होंगी, जो भी उनका मानना रहा हो। तो इस तरह से लोगों को दफनाया जाता था। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर समाप्त होता है। और अगर आपको कुछ कमी लगती है या आप इसको, देखिए मैं भी आपकी तरह एक स्टूडेंट हूँ, मैं भी चीज़ों को पढ़ रही हूँ, मैं कोई टीचर नहीं हूँ। बस जो चीज़ें मैं पढ़ती हूँ, जितना मुझे समझ में आता है मैं कोशिश करती हूँ कि आपको भी समझाऊँ। क्योंकि जब मैंने भी पढ़ना शुरू किया था, NCERT को समझना शुरू किया था, तो मुझे भी चीज़ें शुरू में थोड़ी परेशान करती थी। पर हाँ, आप उसको 2 बार 3 बार पढ़ेंगे तो चीज़ें आपको अपने आप समझ में आने लगेंगी। इतना भी कोई टफ़ नहीं है, टिपिकल नहीं है। बस इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें आसानी से समझ में आएंगी। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आए। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग।